कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, उसकी जो थर्ड स्ट्रैटेजी थी अपन पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी, अपन पढ़ चुके हैं ग्रोथ। थर्ड स्ट्रैटेजी कौन सी थी? रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में 3 तरह की स्ट्रैटेजी थी कि या तो आप लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो टर्न अराउंड होती थी, या फिर आप लॉस मेकिंग को सेल ऑफ कर रहे हैं तो उसमें डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कहते थे, या फिर आप कंप्लीट बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं तो उसे क्या कह देते थे? लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी कह देते थे। अब अपन रिट्रेंचमेंट में ये तीनों स्ट्रैटेजीज डिटेल में पढ़ेंगे। पहली कौन सी? आपकी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड मतलब रिट्रेंचमेंट आप इंटरनली भी कर सकते हो, एक्सटर्नली भी। इंटरनल में टर्न अराउंड करते हैं। टर्न अराउंड कि ये कुछ इंडिकेटर्स हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि हमें टर्न अराउंड करना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें शो कर रही हैं कि अब आपको लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है? कौन से डेंजर सिग्नल्स हैं? अगर आपका परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, लगातार नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, तो आपको लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपका प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव है, अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है मार्केट के अंदर, तो आपको टर्न अराउंड करने की ज़रूरत है। अगर आपका मार्केट शेयर दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है तो भी आपको टर्न अराउंड करने की ज़रूरत है। अगर आपकी जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो डिटोरिएट होती जा रही हैं, वो कम उनकी कैपेसिटी होती जा रही है, तो टर्न अराउंड करना पड़ेगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग है, या लोग बहुत छोड़कर जा रहे हैं, या बहुत कम मोराल है उनका, तो आपको टर्न अराउंड करने की ज़रूरत है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मिसमैनेजमेंट है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? टर्न अराउंड करना पड़ेगा। तो टर्न अराउंड हमें कब कब करना पड़ता है, उसके क्या क्या डेंजर सिग्नल्स हैं? अगर आपका कंटिन्यू नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, अगर मार्केट शेयर गिरता जा रहा है, फिजिकल फैसिलिटीज़ डिटोरिएट होती जा रही हैं, प्रोडक्ट मेरा अनकॉम्पिटिटिव है, लोग ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, ओवर स्टाफिंग है, या हाई टर्नओवर की प्रॉब्लम है, या फिर मिसमैनेजमेंट। तो वापस बोलो बच्चों, कौन से डेंजर सिग्नल्स हैं टर्न अराउंड के? नेगेटिव कैश फ्लो, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, मार्केट शेयर कम हो रहा है, फिजिकल फैसिलिटीज डिटोरिएट हो रही है, लोगों का मोराल कम, हाई टर्नओवर, एंड यहाँ पे ओवर स्टाफिंग है या फिर मिसमैनेजमेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टर्न अराउंड। टर्न अराउंड मतलब लॉस मेकिंग को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो। इसका एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान मतलब ये अपन स्टेप्स पढ़ेंगे। स्टेप्स हैं तो बच्चों सीक्वेंस में याद करने हैं। तो जब भी आप टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कर रहे हो, सबसे पहले आप देखो कि आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। मुझे तुरंत कितना पैसा चाहिए और लंबे समय के बाद मुझे कितना और पैसा चाहिए होगा, एंड क्या क्या इश्यूज़, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये 2 चीज़ें आपको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। तब आप टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के लिए स्टेजेस को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। पहले देखो कितना पैसा चाहिए होगा, एंड अभी इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, दिक्कत क्या आ रही है, ये समझोगे, तब अपन टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेज 1 असेसमेंट ऑफ दी करंट प्रॉब्लम। सबसे पहले आप करंट प्रॉब्लम समझो कि अभी करंट दिक्कत क्या आ रही है, क्यों आई वो दिक्कत, और उसकी वजह से अभी कितना नुकसान हो चुका है। क्या दिक्कत आ रही है? ओवर स्टाफिंग की दिक्कत आ रही है, या फिर हाई टर्नओवर की दिक्कत आ रही है, या फिर नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? क्यों आई वो दिक्कत? क्या मेरा मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, या मेरा कोई और दिक्कत थी, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थी, और अभी तक जो दिक्कत आ गई है उसकी वजह से मेरा नुकसान अभी तक कितना लिमिट तक हो चुका है। ये 3 चीज़ें अपन को पहले समझनी ज़रूरी है। जब आपको पता चल गया ये प्रॉब्लम है, तो आप अपनी रिसोर्सेज को ऐसी जगह फोकस कर सकते हो जो एरियाज एसेंशियल हैं, उनको जिनको मुझे इमीडिएट बेसिस पे रिपेयर करना पड़ेगा, वहीं पे मैं मेरी रिसोर्सेज को क्या कर दूंगी? एलोकेट कर दूंगी। रिसोर्सेज मतलब आपका मैन, आपका मशीन, आपका मटेरियल, आपके पैसा जो भी है, तो उन रिसोर्सेज को वहाँ चैनलाइज करो जिनको इमीडिएट रिपेयरिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे पैसा को आप अपना लगा दो। तो सबसे पहली स्टेज क्या है? असेसमेंट ऑफ दी करंट प्रॉब्लम। आप करंट प्रॉब्लम को समझो। करंट प्रॉब्लम को समझो मतलब आप क्या देखोगे यहाँ पे, अभी करंट प्रॉब्लम क्या है, क्यों आई वो प्रॉब्लम, और उसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हो चुका है।
जब मुझे ये पता चल गया ये प्रॉब्लम आ गई है, फिर मैं रिसोर्सेज को ऐसी जगह एलोकेट करूंगी जिनको इमीडिएट रिपेयरिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे आप अपना पैसा लगा दो, एक बार अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट कर दो। स्टेज 1, देन स्टेज 2। स्टेज 2 कहता है एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ प्लान। पहले सिचुएशन को समझो फिर प्लान बनाओ उस चीज़ के लिए। कोई भी मेजर चेंजेस करने से पहले ये देखो बिजनेस के कितने चांसेस हैं सर्वाइवल के लिए। अब मेरा बिजनेस डूबता हुआ बिजनेस है, अगर उस बिजनेस के 0.001 ही % चांसेस हैं सर्वाइवल के लिए और वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का मांग रहा है, तो उसमें कोई इतना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये देखो इसके चांसेस भी हैं या नहीं है सर्वाइवल के लिए। अगर हैं तो प्लान बनाऊंगी, नहीं है तो फिर वो वहीं पे बिजनेस को बंद कर दो। तो सबसे पहले आप क्या करो, कुछ भी चेंजेस करने से पहले आप देखो कि कितने चांसेस हैं सर्वाइवल के लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाओ और एक्शन प्लान बनाओ। तो आप क्या करते हो, आप अपना वाइबल कोर बिजनेस देखते हो। वाइबल कोर बिजनेस मतलब फीजिबल बिजनेस, मतलब सर्वाइवल के चांसेस हैं, तो ये वाला बिजनेस है जो सर्वाइव मेरा कर सकता है, पहले वो मैंने देखा। फिर उसको एडिक्वेट ब्रिज फाइनेंसिंग, ब्रिज मतलब जो दो रास्तों को जोड़ता है वो ब्रिज होता है। तो अगर मुझे इस लॉस मेकिंग को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितने पैसों की ज़रूरत होगी, सपोज मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, 10 CR की। फिर मेरे पास अभी कितनी रिसोर्सेज हैं, अभी मेरे पास 2 CR अवेलेबल है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले देखो कि मेरे कितने चांसेस हैं सर्वाइवल के लिए, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाओ, प्लान्स बनाओ। आप अपना कोर बिजनेस देखो, ये मेरा कोर बिजनेस है जिसे मुझे ठीक करना है, इसको ठीक करने के लिए मुझे कितना पैसा, कितना ब्रिज करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास अभी कितना पैसा है, ये सब चीज़ें अपन समझते हैं। फिर अपन अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। फिर जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई, अपॉर्चुनिटीज़ पता चल गई, उसके लिए आप क्या बनाओ, प्लान्स बनाओ, ताकि आप जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हमको क्या कर सको, अचीव कर सको। तो स्टेज 2 क्या कहता है, सिचुएशन को समझो फिर प्लानिंग करो। तो कुछ भी चेंज करने से पहले ये देखो चांसेस कितने हैं सर्वाइवल के लिए। अगर चांसेस हैं तो ये मेरा बिजनेस है, इसको ब्रिज करने के लिए इतना पैसा चाहिए होगा और इतनी रिसोर्सेज मेरे पास हैं, ये समझा। फिर समझने के बाद आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस समझोगे कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मार्केट में ये अपॉर्चुनिटीज़ है, वो अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए प्लान बनाओ ताकि आप अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सको, अचीव कर सको। तो हमने 2 स्टेजेस पढ़ ली टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की। पहली स्टेज क्या थी बच्चों, असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम। आप सबसे पहले करंट प्रॉब्लम को समझो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आई और उसकी वजह से अभी तक मुझे कितना नुकसान हो चुका है। फिर आप देखो अपनी रिसोर्सेज को ऐसी जगह एलोकेट करो जिनको इमीडिएट रिपेयरिंग की जरूरत है, वहां पे आप अपनी रिसोर्सेज को क्या कर दो, एलोकेट कर दो। स्टेज 2, सिचुएशन को समझो फिर प्लानिंग करो। तो कुछ भी चेंज करने से पहले आप ये देखो कितने चांसेस हैं सर्वाइवल के लिए। फिर अगर हैं तो कोर बिजनेस ये है, उसको ब्रिज करने के लिए इतना पैसा चाहिए होगा और इतना मेरे पास है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए मुझे ये प्लानिंग करनी है ताकि मैं मेरा ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकूं। स्टेज 3 कहता है इम्प्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं बच्चों, हॉस्पिटल्स में हमेशा एक इमरजेंसी वार्ड होता है। क्या होता है इमरजेंसी वार्ड, तुरंत आपको वहाँ पे सर्विस मिल जाएगी। आप कितनी बजे भी किसी भी चीज़ में आप एक्सीडेंट हो गया, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इमरजेंसी वार्ड में जाओ, वहाँ पे हर तरीके का डॉक्टर आपको मिलेगा जो एक बार थोड़ा सा स्टेबलाइज आपको कर देगा, फिर आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखा सकते हो। ऐसा कुछ होता है इमरजेंसी वार्ड के अंदर। वैसे ही जो मेरा नॉर्मल प्लान चल रहा है वो तो चल रहा है, पर अगर वो फेल हो गया या कोई दिक्कत आ गई तो मेरे पास हमेशा प्लान बी, एक इमरजेंसी प्लान हमेशा तैयार होना चाहिए। तो इमरजेंसी प्लान, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्रिटिकल स्टेज में है तो आपके पास एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, और एक बार ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव तो कर जाए। ये तो धीरे धीरे स्टेप्स चलते जाएंगे, पर ऑर्गेनाइजेशन बहुत खराब हालत में है और मुझे उसको चलाना है,
तो मेरे पास एक प्लान, एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि एक बार तो वो सर्वाइव कर जाए, बाद में उसको मैं प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करती रहूंगी। एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। इमरजेंसी प्लान में बच्चों, इस प्लान में जैसे इमरजेंसी वार्ड जो होता है उसमें जो डॉक्टर होता है उसके पास सब चीज़ों का नॉलेज है। आपको पेट दर्द हो रहा है, उसको पेट दर्द की दवाई पता है। आपको सिर दर्द हो रहा है, उसको दवाई पता है। आपके हाथों में दर्द है, उसको दवाई पता है। आपको जुकाम खांसी है, आपको दवाई पता है। उसको आपका एक्सीडेंट हो गया, उसको दवाई पता है। मतलब वो आपको एक बार सर्वाइव, एक बार स्टेबलाइज करने के लिए उसको हर चीज़ का ज्ञान है, मतलब हर फील्ड की उसको नॉलेज है। तो इमरजेंसी जो प्लान है उसमें हर फील्ड का एक बंदा होना चाहिए। उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का बंदा, मार्केटिंग का, ऑपरेशंस का, ताकि वो लोग डेट्स को रिस्ट्रक्चर कर सकें, वर्किंग कैपिटल्स को इम्प्रूव कर सकें, कॉस्ट को कम कर सकें, बजट्स को इम्प्रूव कर सकें, एंड आपकी जो पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सेलरेशन, उनकी स्पीड जो है वो ग्रो कर सकें। और फिर पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टैब्लिश होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। इनफ फंड्स होने चाहिए आपके पास, इतने पैसे होने चाहिए कि तुरंत उस पर लगा कर अपन एक बार बिजनेस को सर्वाइव तो करवा ही जाए। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान आपके पास होना ही चाहिए। इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्रिटिकल स्टेज में है तो मेरे पास एक ऑल्टरनेट प्लान है जो उसको एक बार ब्लीडिंग रोककर उसको सर्वाइव तो करवा देगा। इस प्लान में सब तरह के लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सब। उनका काम क्या है? डेट्स को रिस्ट्रक्चर करना, बजट्स को इम्प्रूव करना। उनका और क्या काम है? वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करना और जो पोटेंशियल ग्रोथ, मेरे प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करना। उनका ये काम है कि कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए जितना जल्दी हो सके, और मेरे पास उन चीज़ों के लिए सफिशिएंट फंड्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। देन स्टेज 4 क्या कहती है? रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। रीस्ट्रक्चर, आप अपने बिजनेस का भी स्ट्रक्चर चेंज कर दो। आपका अगर बिजनेस सही नहीं चल रहा तो क्या करो, उस बिजनेस का स्ट्रक्चर ही बदल दो। तो स्ट्रक्चर बदलने के लिए जो आपका कोर बिजनेस होता है बच्चों, कोर बिजनेस कौन सा है? कोर मतलब जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है कोई भी। अगर कोर बिजनेस की ही फाइनेंशियल पोजीशन, अगर कोर बिजनेस मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज मैं 3 सामान बेचती थी, एक तो बेचती थी शर्ट्स, एक बेचती थी जीन्स और एक बेचती थी टी शर्ट, पर मेरा जो कोर बिजनेस था वो कौन सा था? शर्ट। सबसे ज़्यादा कमाई पैसा मेरा शर्ट से आता था। अगर मेरा कोर बिजनेस ही इरेपरेबली डैमेज हो गया, इरेपरेबली मतलब जो ठीक नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा खराब हो गया मेरा शर्ट, तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का आउटलुक जो है वो नुकसान में चला जाएगा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खतरा हो सकता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी गुडविल जो है वो खराब हो सकती है। आपका प्रोडक्ट था जीन्स, शर्ट्स, मेन कोर प्रोडक्ट, पर वो चल रहा था अच्छा खासा, तो अब आप फोकस करने लग गए जीन्स पे और टी शर्ट्स पे। आपने कहा शर्ट्स तो चल रहे, थोड़ा सा कम बिका शर्ट्स, तो आपने ध्यान नहीं दिया, चलो कोई नहीं, मेरी टी शर्ट और जीन्स बिके। फिर और कम बिका, और कम बिका, वो इतना कम बिकने लग गया कि अब कोई भी आपसे एक भी शर्ट नहीं खरीद रहा। तो मेन आपको एडवांटेज किससे मिलता था? शर्ट से। अगर वही नहीं खरीद रहा कोई भी, वही एकदम खराब हो गया बिजनेस, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल जो है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए आपको एडवांस में कैश फोरकास्ट, असेट्स, डेट्स को एनालाइज करो और ये देखो कि कोर प्रोडक्ट कभी भी इतना खराब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर देते हैं। प्रोडक्ट मिक्स मतलब मेरा शर्ट्स, जीन्स और टी शर्ट का मेरा प्रोडक्ट मिक्स है, मैं इनको चेंज कर दूंगी। मैंने इनको रिपोजिशनिंग कर दिया। जो कोर प्रोडक्ट को मैं नेग्लेक्ट कर रही थी, अब उसको मैं क्या देने लग गई? इमीडिएट अटेंशन देने लग गई, क्योंकि उसी की वजह से मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मुझे किसकी वजह से मिल रहा था? मेरे कोर प्रोडक्ट की वजह से। कुछ फैसिलिटीज़ को आप क्लोज भी कर सकते हो। फैसिलिटीज़ क्लोज मतलब मेरे 3 जगह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स चल रहे थे, एक जयपुर में, एक दिल्ली में और एक मुंबई में। तो मैंने मुंबई वाला क्या कर दिया? क्लोज, बंद करो, नहीं चाहिए अभी अपन को ध्यान किस पे देना है? सिर्फ शर्ट्स पे ध्यान देना है। अभी अपना फोकस ये है। ऑर्गेनाइजेशन कहीं से कहीं मार्केट से अपना पैसा भी निकाल सकती है एंड टारगेटेड प्रोडक्ट्स टू अ डिफरेंट नीश। डिफरेंट नीश मतलब डिफरेंट मार्केट पे भी वो अपना प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हैं। मतलब मैं जयपुर वाले लोग सिर्फ जयपुर में सामान बेच रहे थे तो उनका सामान इतना नहीं बिक रहा था, अब वो लोग मार्केट चेंज कर दिया, उन्होंने साउथ इंडिया में अपना प्रोडक्ट को बेचने लग गए। केरला साइड में अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने लग गए, तो हो सकता है वहाँ उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लग गया।
तो आप अपना प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर दो। अभी तक जिस कोर प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे थे उस पर ध्यान देना शुरू कर दो, कुछ फैसिलिटीज को बंद कर दो और टारगेट मार्केट को चेंज कर लो। जो टारगेट मार्केट था उसको छोड़कर कोई और दूसरा टारगेट मार्केट को आप सेलेक्ट कर लो। लोगों के अंदर मोरल बिल्डिंग होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है तो आपका स्टाफ जो है वो मोरल होना चाहिए। उनको रिवॉर्ड्स दो, उनको कंपनसेशन दो ताकि उनका डेडिकेशन बढ़े और वो क्रिएटिविटी के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें और आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सके। तो अगर आपका स्टाफ खुश है तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, स्टाफ ही खुश नहीं है तो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो उनको आप मोटिवेट करो, रिवॉर्ड्स दो, इंसेंटिव्स दो ताकि वो इंकरेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होकर काम करें, तो आपका प्रॉफिट्स और रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो स्टेज 4 क्या थी अपनी? रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। बिजनेस को क्या कर दो आप अपने? रीस्ट्रक्चर कर दो। रीस्ट्रक्चर के लिए जिस कोर प्रोडक्ट, कई बार क्या होता है कोर प्रोडक्ट इरेपरेबली डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन का आउटलुक खराब हो जाता है। तो आप पहले से ही असेट्स, डेट्स इन सबको फोरकास्ट करो कि वो इतना ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर देते हैं। रीपोजिशनिंग कर दी, जिसको नेग्लेक्ट कर रही थी उस पर ध्यान देने लग गई, कुछ फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया और टारगेट मार्केट भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। लोगों, स्टाफ के अंदर मोरल बिल्डिंग बूस्टअप करो, उनका मोरल बूस्टअप करो ताकि वो ज़्यादा डेडिकेशन, ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ काम कर सके और आपका प्रॉफिट और रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो सके। सेकंड पैरा मोरल बिल्डिंग की अच्छा ये वाला, द ऑर्गेनाइजेशन में इवन विड्रू फ्रॉम सर्टेन मार्केट्स टू मेक ऑर्गेनाइजेशन लर्नर और टारगेटेड प्रोडक्ट्स ओवर अ डिस्टेंस। विड्रू फ्रॉम सर्टेन मार्केट्स, मैंने जयपुर में सामान बेचती थी, जयपुर से बाहर निकाल दिया मेरा पैसा, मैं जयपुर में नहीं बेचूंगी, मैं कहाँ बेचूंगी? साउथ इंडिया में बेचूंगी। टारगेट मार्केट चेंज कर लिया आपने अपना। डिफरेंट नीश, नीश मतलब डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट मार्केट। नीश अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस नीश का मतलब चेंज हो जाता है। आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे थे वो अपना टारगेट चेंज कर दो। आप पहले जेंट्स को टारगेट करे तो उसमें सामान नहीं बिक रहा था तो किड्स को टारगेट करना शुरू कर दो। कुछ भी हो सकता है, मार्केट आपका चेंज कर लो आप, ठीक है। देन लास्ट स्टेज है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की, दैट इज रिटर्निंग टू द नॉर्मल। जब लोग डेडिकेशन से काम करेंगे, प्रॉफिट्स और रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज पे आना शुरू हो जाएगी। तो फाइनल स्टेज क्या कहती है कि धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट आ गया, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट हो गए, आपकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स। जैसे कि अब आप लोग अगर कुछ भी नया ऐड कर रहे हो तो बहुत सोच समझ कर ऐड करोगे, ऐसे ही नहीं कि पैसा है तो अब ऐड कर दिया, नहीं, आप सोचोगे कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर रहे हो, आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलायंस क्रिएट कर रहे हो, धीरे धीरे आपका मार्केट शेयर जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो लास्ट स्टेज क्या है? रिटर्निंग टू द नॉर्मल। आपका प्रॉफिट बढ़ गया, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, इकोनॉमिक वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो गई। आप अब सोच समझ कर कुछ भी नया ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर रहे हो, अलायंस क्रिएट कर रहे हो और आपका मार्केट शेयर जो है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये 5 स्टेजेस होती हैं आपकी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज की। क्या क्या स्टेजेस हैं? पहली स्टेज क्या थी बच्चों? असेसमेंट ऑफ दी करंट प्रॉब्लम। तो यहाँ हम देखते हैं करंट प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों आई और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ चुका है, अभी तक कितना एक्सटेंट ऑफ डैमेज हो चुका है। फिर मैं देखूंगी कि मैं अपनी रिसोर्सेज को कहाँ अलोकेट करूँ जिनको इमीडिएट रिपेयरिंग की ज़रूरत है। सेकेंड है एनालाइज द सिचुएशन, फिर प्लान बना। तो कुछ भी चेंज करने से पहले आप देखो सर्वाइवल के चांसेस हैं या नहीं, अगर हाँ तो फिर क्या करो? स्ट्रैटेजीज बनाओ और प्लान बनाओ। आप अपने कोर प्रोडक्ट को देखो, ये मेरा कोर बिजनेस है, इसको ठीक करने के लिए इतना पैसा चाहिए होगा और इतना मेरे पास है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है, मार्केट की अपॉर्चुनिटी और उसको ग्रैब करने के लिए मेरे ये सारे प्लान्स हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? इमरजेंसी एक्शन प्लान, कि अगर बहुत क्रिटिकल स्टेज में है तो एक बार ऑल्टरनेट प्लान होना चाहिए जिससे उसकी ब्लीडिंग तो रुक जाए, वो सर्वाइव कर जाए। इसलिए उस प्लान में क्या क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन वाले लोग, उनका काम क्या है? डेट को रिस्ट्रक्चर करो,
वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करो, आप अपने बजट्स को इम्प्रूव करो, कैश फ्लो को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। फिर नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? रिस्ट्रक्चर द बिजनेस। अगर कोर बिजनेस ही इरेपरेबली डैमेज हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, इससे पहले से ही तैयार मतलब देखते रहो कि कोर बिजनेस इतना खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपन क्या करते हैं? प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज कर दी। अभी तक जिसको नेग्लेक्ट कर रही थी उसी प्रोडक्ट पे मैं ध्यान देना शुरू कर दूंगी। और मार्केट, टारगेट मार्केट जो है वो भी क्या कर लिया आपने? चेंज कर लिया अपना। एंड लोगों के अंदर मोरल बिल्डिंग भी होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा इंकरेज, ज़्यादा एंथुजियाज्म, मोटिवेशन के साथ काम करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड लास्ट स्टेज क्या है? रिटर्निंग टू द नॉर्मल। यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। देन आप कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक अलायंस क्रिएट कर रहे हो, नया प्रोडक्ट ऐड करने से पहले केयरफुली ऐड कर रहे हो, और मार्केट शेयर भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता जा रहा है। ये 5 स्टेजेस हैं आपकी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के। जब भी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी आप करते हो तो ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। कई बार हो सकता है आपको टॉप मैनेजमेंट चेंज करना पड़े, आपकी इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन। क्रेडिबिलिटी मतलब जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको क्रेडिट देंगे, उनको अपन रिवॉर्ड्स देंगे, तो ज़्यादा अच्छे से वो लोग काम करने की कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर्स को न्यूट्रलाइज करो। आइडेंटिफाइंग द क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज़। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको मुझे तुरंत हटाना है या तुरंत उन पे मुझे ध्यान देना है, उनको आइडेंटिफाई करो। क्विक कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कम होनी चाहिए। रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा करो। असेट्स लिक्विडेशन फॉर जनरेटिंग कैश। कुछ मशीन्स हैं जो काम नहीं आ रही तो उनको बेच दो ताकि आपका कैश जनरेट हो और आप टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में उसको इम्प्लीमेंट कर सको। एंड बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, आपका इंटरनल कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है जब भी हम टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी करते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? रिट्रेंचमेंट में, दैट इज डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। बच्चों डिवेस्ट एक दो छोड़कर, डिवेस्टमेंट मतलब क्या था बच्चों? निकाल लो। अब मैंने सोचा कि लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूं, पर वो नहीं चला तो मैं क्या करती हूँ? उसको बंद ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेल ऑफ कर देती हैं, जो उनकी लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनको क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। यहाँ पे आप डिवेस्टमेंट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। और ये कब अडॉप्ट किया जाता है? जब टर्न अराउंड जो है वो आपने अटेम्प्ट तो किया था पर क्या हो गया? अनसक्सेसफुल हो गया, तभी डिवेस्टमेंट करते हो, ऐसे डिवेस्टमेंट नहीं कर देते हो। डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कब अडॉप्ट करोगे? जब बिजनेस जो है वो मिसमैच है आपका कंपनी के साथ। मिसमैच है मतलब मैं पहले बेच रही थी जीन्स एंड शर्ट्स, ये बेच रही थी, अब मैंने बेचने शुरू कर दिए, सपोज मैं आयरन एंड स्टील भी बेचना शुरू कर दिया। जो स्टाफ मेरा जीन्स और शर्ट बेचता था उस स्टाफ के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई मेरे पास टेक्नोलॉजी मशीन्स नहीं है आयरन एंड स्टील के लिए। तो ये जो नया बिजनेस है ये पुराने से क्या हो गया? मिसमैच, किसी भी टर्म्स पे मैच नहीं कर रहा। ना तो लोगों के पास स्किल्स हैं, ना टेक्नोलॉजी है, ना वो नई टेक्नोलॉजी सीख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो आप क्या कर दो? उस बिजनेस को बंद कर दो। आप अपना कब अडॉप्ट करोगे? जब आपका नेगेटिव कैश फ्लो मिलता जा रहा है तब बंद कर दो। जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आप उसके साथ अगर कोप अप नहीं कर पा रहे तो क्या कर दो? उस बिजनेस यूनिट को बंद कर दो। जब ऐसी कोई बिजनेस है जहाँ पे टेक्नोलॉजी अपडेशन की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की, अगर आपको सर्वाइव करना है तो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए बहुत पैसा डालना पड़ेगा, वो मेरे पास उतना नहीं है, तो क्या कर दो? उस बिजनेस को बंद कर दो। या आपको कोई बेटर ऑल्टरनेटिव दिख रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो आप इसमें से पैसा निकालो और कहीं और पे वो पैसा डाल दो। तो डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप कब कब अडॉप्ट करते हो? जब आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस मिसमैच कर रहा है एक्जिस्टिंग बिजनेस से, जब नेगेटिव कैश फ्लोज आपको मिल रही हैं, जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और अपन उससे कोप अप नहीं कर पा रहे तो बंद कर दो। जब टेक्नोलॉजी अपडेशन की ज़रूरत है, अगर मुझे सर्वाइव करना है पर उतना पैसा मेरे पास है नहीं तो बंद कर दो। या मुझे कोई बेटर ऑल्टरनेटिव दिख रहा है कि यहाँ से निकाल कर यहाँ डालूंगी तो ज़्यादा अच्छा मैं कमा पाऊंगी,
तो उस बिजनेस को क्या कर दो, बंद कर दो। समझ में आ गया बच्चों? डिवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जब टर्न अराउंड फेल हो गई तो आप कौन सी अडॉप्ट कर लेते हो, डिवेस्टमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लेते हो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Divestment strategy involves retrenchment of some of the activities in a given firm or sell out of some of the business. Divestment is a part of the retrenchment. यहाँ कुछ पार्ट को अपन सेल आउट कर देते हैं। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का ही पार्ट है विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच्ड। स्टिग्मा मतलब स्टिग्मा, हाँ, स्टिग्मा मतलब धब्बा, धब्बा, दाग। डिवेस्टमेंट कॉर्पोरेट का ही पार्ट है, बट अगर आप डिवेस्टमेंट करते हो तो कोई धब्बा नहीं लगेगा आपके ऊपर, कोई दाग नहीं लगेगा, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, डिवेस्टमेंट कर रहे हो तो, क्योंकि वो बिजनेस नहीं चल रहा है इसलिए अपन क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो डिवेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच। कोई दाग, कोई धब्बा उसके अंदर नहीं लगता अगर आप डिवेस्टमेंट करते हो। क्या डिवेस्टमेंट में भी रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस होता है, हाँ या ना? रीडेफिनेशन कहाँ हुआ करता था? एक्सपेंशन में, स्टेबिलिटी में नहीं था। डिवेस्टमेंट में हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। कैसे? इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर पहले मेरे बिजनेस की डेफिनेशन थी कि मैं क्या बेचती थी, शर्ट्स, जीन्स और टी शर्ट। अब मैंने टी शर्ट वाला बिजनेस बंद कर दिया, अब डेफिनेशन क्या रह गई, शर्ट्स एंड जीन्स। कहीं इन्वेस्ट नहीं भी किया तो भी डिवेस्टमेंट में रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस हो जाता है। तो जैसे एक्सपेंशन में था वैसे डिवेस्टमेंट में भी क्या होता है, रीडेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कब डिवेस्टमेंट करना जरूरी है? जब आपका प्रोडक्ट क्या हो गया हो, ऑब्सोलीट हो गया हो, तो आपको उसको बंद कर देना ही सही आपका वाइज वो है। जब बिजनेस अनप्रॉफिटेबल हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी और आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई हो, तो आपको डिवेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो डिवेस्टमेंट मुझे कब कब करना पड़ेगा बच्चों? जब मेरा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया हो, बिजनेस अनप्रॉफिटेबल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री मेरी ओवर कैपेसिटी हो गई, या मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या हो गई, फेल हो गई। लास्ट स्ट्रैटेजी आपकी रिट्रेंचमेंट में, दैट इज लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। लिक्विडेशन मतलब बच्चों क्या होता है? सब बंद कर दो। मैंने टर्न अराउंड कोशिश किया तो भी मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, अभी भी नुकसान में मैं हूँ, मैंने डिवेस्टमेंट कर दिया, बंद कर दिया, तो भी मेरे बिजनेस को नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। तो लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? लिक्विडेशन। अच्छा, जैसे डिवेस्टमेंट में मैंने कहा कि इसमें कोई स्टिग्मा, कोई धब्बा, कोई दाग नहीं होता, लिक्विडेशन में कोई धब्बा दाग होगा, हाँ या ना? क्यों? बंद हो गई तो नुकसान क्या हुआ? और अरे नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ यहाँ पे, अभी तक तो डिवेस्टमेंट बगल में तो लोगों की नौकरियां नहीं जा रही थी, यहाँ लिक्विडेट कर दोगे बिजनेस बंद, तो जो लोग एम्प्लॉयड हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब वो खत्म हो जाएगा, उनकी नौकरी जो है वो चली जाएगी। तो एक दाग होता है, अगर कोई कंपनी चलती हुई कंपनी बंद हो जाए तो उसके ऊपर बहुत बड़ा दाग, बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है। तो लिक्विडेशन में स्टिग्मा अटैच्ड होता है, जबकि डिवेस्टमेंट में स्टिग्मा अटैच्ड नहीं होता है। तो ये मोस्ट एक्सट्रीम एंड अनअट्रैक्टिव स्टेज है, लिक्विडेट करना, सबको बंद कर देना, सारी एसेट सब कुछ बेच देना। ये लास्ट ऑप्शन है, जब आपके पास कुछ भी सही नहीं चल रहा ना, तब आप लास्ट में लिक्विडेट करते हो, यहाँ लोगों की नौकरी जाना शुरू हो जाती है, आपकी फर्म्स यहाँ पे स्टिग्मा ऑफ फेलियर आपके साथ अटैच्ड हो जाता है। दो तरीके के लिक्विडेशंस होते हैं, प्लान्ड लिक्विडेशंस एंड अनप्लान्ड लिक्विडेशंस। प्लान्ड मतलब अनप्लान्ड मतलब देखो, मुझे ये पता है मेरा बिजनेस डूब रहा है, मुझे बंद करना है। एक तरीका तो ये है कि मेरे को लग रहा है डूब रहा है, मैंने आज ही ताला लगा दिया, ठीक है, जो पड़ा है माल वो पड़ा है, ये मेरा अनप्लान्ड लिक्विडेशन था। एक प्लान कि मुझे पता है मेरा बिजनेस डूब रहा है, फिर भी मैंने उसको 2 महीने और चलाया, और उस 2 महीने में मैंने 50% 60% में मेरा माल निकाल दिया, और धीरे धीरे लोगों को नौकरी से निकाल दिया, एक ही दिन में ताला नहीं लगाया।
तो प्लान्ड में तो क्या होगा, थोड़ा सा तो पैसा रिकवर कर पाओगे, बट अनप्लान्ड में तो आप एक भी रुपए रिकवर नहीं कर पाओगे। तो प्लान्ड लिक्विडेशन इज ऑलवेज बेटर देन अनप्लान्ड लिक्विडेशन। प्लान्ड लिक्विडेशन में प्लानिंग के साथ आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाकर फिर आप क्या करते हो, उसको लिक्विडेट कर देते हो। लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी अनप्लीजेंट तो है, क्यों अनप्लीजेंट है, बट डेड बिजनेस को चलाना इज वर्थ मोर देन अलाइव। बिजनेस डेड इज मोर वर्थ देन अलाइव। वो बिजनेस चल रहा था और नुकसान भुगत रहे थे, उससे ज्यादा बेटर अच्छा ऑप्शन क्या है, उस बिजनेस को बंद कर दो। समझ में आ गया लिक्विडेशन क्या होता है? तो लिक्विडेशन सबसे एक्सट्रीम अनअट्रैक्टिव स्टेज है, लास्ट रिजॉर्ट है, सब खत्म हो जाता है, सब बंद कर देते हो यहाँ पे। इसमें स्टिग्मा ऑफ फेलियर आपके साथ जुड़ जाता है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। प्लान लिक्विडेशन करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम फायदा उठा सकें बंद होते हुए बिजनेस से भी, और बिजनेस खराब बिजनेस को चलाने से ज़्यादा बेटर है कि उस बिजनेस को क्या कर दो, बंद कर दो। तो ये हमने रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी के 3 पढ़ लिए, टर्न अराउंड, डिवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। कब आप रिट्रेंचमेंट करोगे, ये वही रीजंस हैं जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं का समरी दिया है। जब मैनेजमेंट उस बिजनेस में नहीं रहना चाहता पार्टली और होली, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आपको रिट्रेंचमेंट कर देना चाहिए। रिट्रेंचमेंट में तीनों आएंगे, तीनों मतलब टर्न अराउंड भी आएगा, डिवेस्टमेंट भी आएगा और लिक्विडेशन। तो कब करेंगे, जब मुझे नुकसान होता जा रहा है तब मैं कर दूंगी। जब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है, जब मैनेजमेंट फील दैट बिजनेस कुड बी मेड वायबल बाय डाइवेस्टिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज और लिक्विडेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि मैं कुछ पार्ट को डाइवेस्ट कर दूं तो मेरा बिजनेस थोड़ा सा ठीक चल सकता है, तो वो क्या कर देगा, उस बिजनेस को रिट्रेंचमेंट कर देगा। जब आपका बिजनेस मिसमैच हो, जब आपको नेगेटिव कैश फ्लो मिल रहे हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन और आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं टेक्नोलॉजी अपडेट कर सकूं, तो मुझे क्या कर देना चाहिए, रिट्रेंचमेंट कर देना चाहिए। या मुझे कोई बेटर ऑल्टरनेटिव दिख रहा है तो मुझे क्या कर देना चाहिए, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? रिट्रेंचमेंट में 3 थे, कौन से? टर्न अराउंड, डिवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। लास्ट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है, दैट इज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है, इन तीनों का, उसे क्या कहते हैं अपन, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। आपने जो स्ट्रैटेजीज पढ़ी वो सारी की सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आज तक नहीं समझ में आया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक हो गया तो उसी टाइम पे दूसरा नहीं हो सकता था, वो कहता था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक क्वेश्चन का आंसर ट्रू है तो वो फॉल्स नहीं हो सकता, वो कहता था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप पास हो तो आप फेल नहीं हो सकते, वो कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये कहते हैं ये स्ट्रैटेजीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी आ गया तो ग्रोथ नहीं हो सकता, ग्रोथ आ गया तो रिट्रेंचमेंट नहीं हो सकता। नहीं, आप इनका कॉम्बिनेशंस काम में ले सकते हो। आप रिट्रेंचमेंट एंड ग्रोथ एक साथ काम में ले सकते हो। कहीं से पैसा निकाला रिट्रेंचमेंट से और उस पैसे को ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए कहीं और डाल दिया। तो ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती, इन सब का मिक्सचर होता है। आपको जो बिजनेस के पोर्टफोलियो में जो अच्छा लगता है वो आप कॉम्बिनेशन काम में ले सकते हो। कहीं से पैसा निकाला और उस पैसे को कहीं और लगा दिया एक्वायर करने के लिए ताकि मेरी ग्रो हो सके, तो उसे मैं क्या कहूँगी, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी कह दूंगी। रीजंस क्या है कॉम्बिनेशन के? जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो और जब उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग बिजनेस और हर बिजनेस अलग इंडस्ट्री का हो और सबको अलग रिस्पॉन्स चाहिए हो। आईटीसी के अलग अलग बिजनेस हैं, लाइक होटल्स का, टबैको का एंड स्टेशनरी का, और सबकी जो इंडस्ट्री है वो भी अलग अलग है, सबको अलग अलग रिस्पॉन्स चाहिए। तो आप कौन सी स्ट्रैटेजीज काम में लेते हो? यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज काम में ले लेते हो। आगे बच्चों क्लियर है समझ में? तो हम रिवाइज करें एक बार। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी से रिवाइज करते हैं। अच्छा है ना, आपका रिवीजन हो रहा है चैप्टर का, ये वाला भी कर लेंगे। कल तो टेस्ट देना ही है तो आज तो रिवाइज करना, बल्कि अच्छी बात है।
चलो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी क्या था बच्चों? एक्सपेंशन मतलब, अरे मैं हूं ना, मैं बता रही हूँ, आप ध्यान दो, इधर सुनो और अपने दिमाग को बोलो कि भाई बोलना है अपन को। एक्सपेंशन सबसे जरूरी जो स्ट्रैटेजी थी, एक्सपेंशन करने के 3 तरीके थे। सेम प्रोडक्ट नए मार्केट में बेच रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, या एक्वायर या मर्जिंग कर रहे हो। सबसे फास्टेस्ट तरीका एक्वायर मर्जिंग था, पर पैसा भी सबसे ज्यादा खर्च यहीं पे ही होता है। देन एक्सपेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? इट इज अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। वहाँ रीस्ट्रक्चर रीडेफिनेशन नहीं था, यहाँ है। वहाँ रिवॉर्ड्स कम या रिवॉर्ड ज्यादा, वहाँ इन्वेस्टमेंट था या इन्वेस्टमेंट नहीं था, वहाँ रिस्क ज्यादा, यहाँ रिस्क भी कम था। देन एक्सपेंशन के रीजंस, क्यों एक्सपेंड करते हो? जब कई बार एनवायरनमेंट डिमांड करता है कि एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, कई बार अपन उससे सेटिस्फाई नहीं होते, जो प्रॉफिट अपन को मिल रहा है, तो अपन क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर देते हैं। देन एक्सपेंशन करने के 2 तरीके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 था, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में 3 थे, अब तीनों के बारे में बता सकते हो। देन डाइवर्सिफिकेशन मतलब नया कुछ करना। अब डाइवर्सिफिकेशन 4 तरीके का था, वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर एग्जाम में वर्टिकल इंटीग्रेशन पूछा जाए तो एक डायग्राम जरूर बनाकर आना, जो बना हुआ सा था। तो आप अपनी पूरी की पूरी सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल कर लेते हैं। देन 2 तरीके का था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब कस्टमर्स को कंट्रोल करना, बैकवर्ड मतलब सप्लायर्स। इसका एक एग्जांपल जरूर बताकर आना, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, उनको मेटल चाहिए, ग्लास चाहिए, और खुद का रिटेल आउटलेट खोल लिया। उससे फायदा क्या क्या मिला बच्चों? होल्डर प्रॉब्लम खत्म, कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट अच्छा, कॉस्ट कम, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, और होल्डर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। देन अपन ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, जो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे 2 कंपनीज हैं, एक्वायर, टेक ओवर, मर्ज कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, दोनों मिलकर काम कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। देन अपन ने पढ़ा था कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, उसे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी बोला जाता है। नया प्रोडक्ट पुराने से रिलेट करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड कस्टमर्स। इट इज नॉट द वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि जो नया प्रोडक्ट है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं होता है, सप्लाई चेन का पार्ट नहीं है, वो अपने आप में कोई अलग ही प्रोडक्ट है। आप एग्जाम्पल बता सकते हो, शर्ट्स एंड जीन्स। एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, पुराना प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट पुराने से अलग है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल आपका होटल्स का बिजनेस एंड टोबैको का बिजनेस, ये दोनों अलग हैं, तो ये क्या हो गया आपका? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हो गया। देन अपन ने एक्सटर्नल ग्रोथ में पढ़ा था मर्जिंग एंड एक्विजिशन एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस। मर्जिंग एक्विजिशन, मर्जिंग मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज मिलकर काम करती हैं तो उसे मर्जिंग कहते हैं। फ्रेंडली प्रोसेस है और दोनों कंपनीज का नाम काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल बता सकते हो। एक्विजिशन मतलब एक सुपीरियर कंपनी सबऑर्डिनेट कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। अनफ्रेंडली प्रोसेस है और सिर्फ सुपीरियर कंपनी का नेम उसमें लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्विजिशन कहते हैं। देन एक्विजिशन कब करते हो? जब रिसेशन आ रहा हो या फिर आपकी प्रॉफिट बहुत कम हो रहा हो, तब अपन क्या करते हैं? एक्विजिशन करते हैं। मर्जिंग एंड एक्विजिशन के 4 टाइप से, पहला क्या था? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मर्जर। यहाँ पर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के साथ मर्ज करते हैं, क्यों? इकोनॉमिक ऑफ स्केल, कॉस्ट कम, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना, ठीक है। देन वर्टिकल मर्जर, जिनकी इंडस्ट्री तो सेम होगी बट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग होगा। इससे फायदा क्या मिला? हम दूसरों को या तो रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे या ज़्यादा कॉस्ट पे हम उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। टीम वर्क का हमें फायदा मिल सकता है। देन को-जेनेरिक मर्जर मतलब कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड मर्जर है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर मतलब अनरिलेटेड मर्जर है।
देन अपन ने पढ़ा था स्ट्रैटेजिक अलायंस, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज मिलकर काम करती हैं ताकि उनको वो फायदा मिल सके जो वो अकेले रहकर नहीं अचीव कर पा रही थी। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इंडिविजुअल एंटिटी भी हैं और वो पार्टनर्स भी हैं। उसके क्या क्या फायदे मिले? पहला फायदा ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स, उसकी कैपेबिलिटीज का फायदा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रोडक्शन, उसकी एफिशिएंसी, उसकी मार्केटिंग, उसका सप्लाई चेन का भी फायदा। अगर आप वेल नोन पार्टीज के साथ करते हो तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड क्या था? इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक मतलब कॉस्ट रिस्क कम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, कॉस्ट पर यूनिट कम एंड को स्पेशलाइजेशन का भी हमें फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्या था बच्चों? स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। राइवल्स जो पहले compete कर रहे थे वो कोऑपरेट कर काम कर रहे, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है एंड न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी का भी हमें फायदा मिल रहा है। लास्ट क्या था? पॉलिटिकल एडवांटेज। पॉलिटिकल मतलब कई बार हम एंटर नहीं कर पाते या फिर वेल नोन पार्टीज के साथ करोगे तो आपका भी गुडविल, रुतबा जो है वो आपका भी इंक्रीज हो जाएगा। पर इसका लिमिटेशन क्या है अलायंस का? शेयर। हमें प्रॉफिट्स रेवेन्यू शेयर करने में दिक्कत नहीं है, बट हमें ट्रेड सीक्रेट शेयर करने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट में वो बंदा है तब तक तो ठीक, बाकी वो लीक आउट कर सकता है। एंड सेकेंड इसका लिमिटेशन क्या है कि कॉम्पिटिटर्स, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स मार्केट में क्या होते हैं? क्रिएट हो जाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही होती है तो 3 तरीके हैं रिट्रेंच करने के। लॉस मेकिंग को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दो, टर्न अराउंड, लॉस को बंद कर दो, इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ कर दो, लिक्विडेट कर दो, लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। पहला था टर्न अराउंड। कब? डेंजर सिग्नल्स क्या है टर्न अराउंड के? नेगेटिव कैश फ्लो, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मार्केट शेयर कम, हाई टर्नओवर, ओवर स्टाफिंग, फिजिकल डिटोरिएशन, फिजिकल फैसिलिटीज डिटोरिएट एंड मिसमैनेजमेंट। इसके स्टेप्स क्या आते हैं? स्टेज 1 असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कितना डैमेज कर चुकी है। फिर मेरे को पता चल जाएगा ये बिजनेस को मुझे रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत है ताकि उसको मैं तुरंत ठीक कर सकूं। सेकंड क्या था? एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ प्लान। कुछ भी चेंज करने से पहले देखो सर्वाइवल के चांसेस हैं या नहीं। अगर हाँ तो देखो ये कोर बिजनेस, इसको ब्रिज करने के लिए इतना पैसा चाहिए और इतना मेरे पास है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मार्केट की क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए मेरा क्या प्लान होगा ताकि मैं मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकूं। नेक्स्ट क्या था? इमरजेंसी एक्शन प्लान। इमरजेंसी एक्शन प्लान का मतलब आपके पास अगर एकदम खराब हो चुका, क्रिटिकल स्टेज में, तो आपके पास ऑल्टरनेट प्लान होना चाहिए कि उसकी ब्लीडिंग रोके और वो सर्वाइव कर जाए। इस ऑल्टरनेट प्लान में क्या क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन। उनका काम क्या है? डेट्स को रिस्ट्रक्चर करना, इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल, इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स बजट लाइन को इम्प्रूव करना एंड नेगेटिव कैश फ्लो को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। फिर नेक्स्ट क्या था? रीस्ट्रक्चर द बिजनेस। अगर कोर बिजनेस ही इरेपरेबली डैमेज हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले से ही एनालाइज करो कि ये कोर बिजनेस है, इसको इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे? प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर दोगे, रीपोजिशनिंग कर दोगे, जिसको नेग्लेक्ट कर रही थी उसको ध्यान दूंगी, मार्केट भी जो है मेरा टारगेट मार्केट वो भी क्या कर दूंगी? चेंज कर दूंगी। नेक्स्ट क्या था यहाँ पे? मोरल बिल्डिंग। मोरल बिल्डिंग मतलब लोगों के अंदर इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, ताकि वो बूस्टअप हो सके, मोटिवेटेड हो सके, इंकरेज होकर ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे तो मेरा प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। लास्ट क्या स्टेज थी? रिटर्निंग टू द नॉर्मल। यहाँ पे धीरे धीरे आपको प्रॉफिट्स मिलने लग गए, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स मिलने लग गए, नया इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ने लग गई। नया प्रोडक्ट ऐड करने से पहले सोच समझकर अब ऐड करो और अलायंस क्रिएट करो, मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया। जब भी आप टर्न अराउंड करते हो तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कई बार मुझे टॉप मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा, लोगों को क्रेडिटिबिलिटी देनी पड़ेगी, और क्या कहते हैं, कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ये सारे एलिमेंट्स थे।
देन नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कौन सी थी? डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर टर्न अराउंड आपने इम्प्लीमेंट किया पर वो अनसक्सेसफुल हो गया तो कौन सी बची? डिवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट कब करोगे? जब मिसमैच हो गया प्रोडक्ट मेरा, जब नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत है पर पैसा खूब लगेगा उतना नहीं है मेरे पास, कंपटीशन बहुत सीवियर है, मैं कॉप अप नहीं कर पा रही और मुझे बेटर ऑल्टरनेटिव दिख रहा है, तो मुझे डिवेस्टमेंट कर देना चाहिए। डिवेस्टमेंट के रीजन, जब प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, ऐसा कुछ था, कंपटीशन प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाँ, मार्केट ओवर कैपेसिटी है, मार्केट के अंदर इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी हो चुकी है। देन लास्ट स्ट्रैटेजी कौन सी? रिहैबिलिटेशन रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। लास्ट स्ट्रैटेजी कौन सी थी बच्चों? लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। दिस इज द लास्ट अनअट्रैक्टिव। कुछ नहीं बचता तो हम लिक्विडेट कर देते हैं, इसमें फेलियर ऑफ सिग्मा अटैच्ड होता है, सब बंद हो गया, लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी चला जाता है, तो प्लान लिक्विडेशन करना चाहिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स टेक आउट कर सको फ्रॉम द लिक्विडेशन। क्लियर? समझ में आ गया? एंड फिर नेक्स्ट कौन सा था अपना? रीजंस तो वही है सारे के सारे जो हमने पढ़ लिए। फिर कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, दे आर नॉट द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी। मिक्सचर काम में ले सकते हो, रिट्रेंचमेंट से पैसा निकाला और कहीं और लगा दिया, किसी और बिजनेस को एक्वायर या मर्ज करने के लिए अपन ने वो पैसा लगा दिया। कब करते हो आप कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी? जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो और या फिर उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हो जो अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, उनको अलग अलग रिस्पॉन्स चाहिए हो, तब आप कौन सी स्ट्रैटेजी काम में ले लेते हैं? कॉम्बिनेशन। ये चार अपन ने कौन सी स्ट्रैटेजीज पढ़ ली? कॉर्पोरेट लेवल, इनको ही ग्रैंड स्ट्रैटेजीज या डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज भी बोला जाता है। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर? समझ में आ गया? सिर्फ आयुषी और शुभ जो थे वो मेरे साथ रिवाइज कर रहे थे, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं। वेरी गुड। बाकी सबको लग रहा था टाइम पास चल रहा है। अरे रिवीजन करोगे, खुद का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। कुछ तो पढ़ ही लिया होगा अभी तक, ऐसा थोड़ी ना एकदम ब्लैंक हो आज ही पढ़ने वाले हो। तो जो पढ़ा था अगर मेरे साथ बोलते तो आपका कॉन्फिडेंस डबल होता कि हमें इतना आता है, इसको हमें कम रिवाइज करना है। बराबर ही रिवाइज करना पड़ेगा। बच्चे जो चीज आती है ना उसमें कम रिवीजन की जरूरत होती है। ऑलरेडी आपका यहाँ रिवीजन हो चुका है, आप बिना देखे अगर किताब से जितना बोल पा रहे हो, मतलब उतना तो मेरा एकदम अच्छे से क्लियर है। उसके आगे का मैं अटक गई, मुझे पता चल रहा है, आप लोगों को पता चल रहा है मैं अटक गई, तो मुझे उसके आगे पढ़ने की जरूरत है। या अगर आप मेरे साथ बोलते तो आपको पता रहता, अगर मैं रीजंस में अटकी थी, मैं इसमें अटकी थी, ये तो मेरे को पक्के पक्के याद थे, सारे पॉइंट्स याद थे, ये तो वो आप सिर्फ वो घर जाकर रिविजन करते। पर क्या करते, एनर्जी किसी को वेस्ट ही नहीं करनी अपनी। चलो हाँ जी बच्चों, एक्विजिशन ऑफ आईटी कंपनी बाय अ स्टील मैन्युफैक्चरर इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट बिजनेस डिसीजन। व्हिच स्ट्रैटेजी इज इंप्लीमेंटेड आफ्टर द फेलियर ऑफ टर्न अराउंड? टर्न अराउंड फेल तो कौन सी काम में लेते हैं? डिवेस्टमेंट। और डिवेस्टमेंट फेल तो कौन सी काम में लेते हो? रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज reducing trenches, gaps between individuals, divesting a major product line or market, removal of employees from job through the process of reorganization, removal of employees from the job in one business to relocate them in other business. नहीं, divesting a major product line or market. Select the correct statement. Select करो भाई. In general, corporate level decisions are costly to take, involve high risk and have large profit potential. ये वाला सही है बच्चों? पढ़ा था ना अपने चैप्टर नंबर 1 में characteristics of corporate level. An organization diversifies in backward sequence. Backward मतलब control over your suppliers in the product chain and enter specific product process to be used in existing product. It is vertical integration. हाँ मतलब भाई इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन एक ही चीज है।
Corporate strategy includes बच्चों expansion and growth, diversification, takeovers and mergers, vertical horizontal integration, new investment and divestment areas, determination of the business lines. From the combination given below, select a correct alternative. ये तीनों ही ठीक लग रहे हैं मुझे तो, तीनों ही ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल का काम यही होता है, बिजनेस लेवल, बिजनेस क्या कर रहे हैं हम, वर्टिकल इंटीग्रेशन भी करते हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन के बारे में भी सोचते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन में भी बेनिफिशियल व्हेन, कब बेनिफिशियल होगा, जब, पढ़ो बताओ पढ़ो, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशंस आर वाइटल and achievable through vertical integrations. Flexibility is reduced, providing a more stationary position in the competitive environment. Various segregated specializations will be combined. The minimum efficient scales of two corporations are different. कौन सा होगा? B. देखो क्या है पीछे आंसर। वर्टिकल इंटीग्रेशन कब बेनिफिशियल है, जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी कम हो रही है, कोऑर्डिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं एंड अचीवेबल थ्रू वर्टिकल इंटीग्रेशन। लर्न कर लिया। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन से? डी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। द मिनिमम एफिशिएंट स्केल्स ऑफ टू कॉर्पोरेशंस आर डिफरेंट। टू कॉर्पोरेशंस की तो बात ही नहीं करते, एक ही कॉर्पोरेशन की बात होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन में। अरे टू कॉर्पोरेशन मतलब एंटायरली डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। Then stability strategy is a corporate level strategy. Conglomerate diversification is another name for which of the following? When two organizations combine, two यहाँ पे two आना चाहिए। When two organizations combine to increase their strength and financial gains along with reducing competition is called. Acquisition में takeover होता है, combine नहीं करेंगे वो। Diversification primarily helps to, किस में help करेगा? Competition कम, reduce risk, reduce taxes या reduce cost. Cost है ना? The reasons for acquisition. अच्छा हाँ, रिस्क कम क्यों? पहले मैं ए पे काम करती थी, अगर ये बिजनेस फेल भी हो गया तो मेरे पास दूसरा बिजनेस पैरेलल चल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास पैरेलल है। हाँ, रिस्क कम हो गया ना। आप जब नया प्रोडक्ट पे नया कुछ करते हो आप तो वैसे डबल रिस्क होगा, वैसे रिस्क कम हो गया कि ये बंद भी हो गया तो मुझे घर बैठने की जरूरत नहीं है, मेरा दूसरा चलता जा रहा है। हाँ तो उसका रिस्क की वजह से मेरे को घर नहीं बैठना पड़ेगा ना, मेरे पास चलता हुआ काम ऑलरेडी है, ऑल्टरनेट आपके पास हमेशा अवेलेबल है, ये कह रहे हैं। हाँ जी बच्चों, रीजंस फॉर एक्विजिशन आर market share, increased diversification, seizing growth opportunities, all of these. If the suppliers are unreliable or too costly, which of these strategies may be appropriate? Backward integration कर देना चाहिए आपको। चलो बोलो, what is divestment strategy? क्या थी? It is a part of rehabilitation and restructuring part. जब टर्न अराउंड अपन ने अडॉप्ट किया पर वो अनसक्सेसफुल हो गया तो अपन कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं? डिवेस्टमेंट। द लॉस मेकिंग को सेल ऑफ कर देते हैं। उसके रीजंस क्या हैं? मिसमैच बिजनेस, नेगेटिव कैश फ्लो, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, और भी थे रीजंस, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, और ये सब चीजें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपेंशन थ्रू मर्जिंग एंड एक्विजिशन, मतलब यहाँ पूरा छापना है कि क्या होता है। उसके 4 टाइप्स होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनेरिक एंड कॉन्ग्लो। हाँ ऑब्वियसली ये 6 नंबर का आएगा अगर आएगा तो, अरे 6 नंबर का आएगा अगर ये आएगा तो।
डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट, वो रिलेटेड वो अनरिलेटेड, सेम टेक्नोलॉजी प्रोसेस या मार्केट, डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्रोसेस मार्केट। एक एक एग्जाम्पल जरूर बताकर आना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन, डिवेस्टमेंट में सिर्फ लॉस मेकिंग को बंद करते हैं, वहाँ पूरे बिजनेस को बंद, या फेलियर का स्टिग्मा नहीं जुड़ा हुआ, या फेलियर का स्टिग्मा जुड़ा हुआ होता है। जब टर्न अराउंड फेल हो जाती है तो डिवेस्टमेंट करते हैं, और डिवेस्टमेंट फेल हो जाता है तो लिक्विडेशन करते हैं। विद एन एग्जाम्पल बताकर आना है। ये तो अपन ने डिफरेंसेस देख लिए, बाकी बुक से और पढ़ लेना, कुछ अच्छा मिले तो वो भी अपने आंसर में इंक्लूड कर लेना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, अंडर व्हाट कंडीशंस बच्चों वुड यू रिकमेंड टू यूज द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी? कब यूज करेंगे? जब नेगेटिव कैश फ्लो, मिसमैनेजमेंट, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, ओवर स्टाफिंग, फिजिकल फैसिलिटीज डिटोरिएशन। फिर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के क्या सूटेबल वर्क प्लान होगा? पहला प्लान क्या था? असेसमेंट ऑफ दी current problem, analyze the situation, emergency action plan, restructure the business and returning to the normal। वो पूरा लिखोगे, और फिर उसके बाद उसके वो एलिमेंट्स पे लिखने हैं कि ये सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं टर्न अराउंड के दौरान। टॉप मैनेजमेंट को चेंज करते हो, लोगों का क्रेडिटेबिलिटी, रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव अगर देते हो, वो सब चीज़ें भी लिखनी है, तो फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। हाँ, मैंने सिर्फ अंडर व्हाट कंडीशंस का लिख रखा है, बाकी आपको एक्शन प्लान ऑलरेडी आता है। व्हाट स्ट्रैटेजिक, बच्चों सुनो, व्हाट स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस इज अवेलेबल टू मैनेजमेंट ऑफ अ सिक कंपनी डीलिंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस? अगर कोई सिक कंपनी है तो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करे? रिट्रेंचमेंट। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब रिट्रेंचमेंट के 3 तरीके हैं, टर्न अराउंड, लिक्विडेशन, डिवेस्टमेंट। तीनों आपको समझाकर आने हैं यहाँ पे। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, वो कब अडॉप्ट करते हैं हम, टर्न अराउंड कर देते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पैराग्राफ, पूरा पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज व्हाट आर एक्विजिशंस डिस्कस विद एग्जांपल ऑफ 2 कंपनीज रिजॉर्टिंग टू दिस स्ट्रैटेजी। बच्चों एक्विजिशन क्या होता है बता सकते हैं? यहाँ एग्जाम्पल्स दिए, ये आप लोग लर्न कर लेना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताओ एक्विजिशन के, मर्जिंग के, तो आप लोग वो लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ये तो हम खुद ही कर लेंगे। 9th वाला बता दूं, स्विफ्ट इंश्योरेंस इज अ कंपनी engaged in the business of providing medical insurance, maintaining a market share of 25 to 30% in the last 5 years. Recently, company decided to enter into the business of auto insurance by having a foreign collaboration. Identify the strategy being followed by Swift Insurance with its advantage। कौन सी? वो पहले मेडिकल इंश्योरेंस दे रही थी, अब वो ऑटो मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रहे हैं फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ। कौन सी स्ट्रैटेजी काम मिली? हाँ, एक्सपेंशन है ना स्ट्रैटेजी। कौन सी है आपकी? एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो अपना बिजनेस का स्कोप बढ़ा रही है। न्यू बिजनेस जो है वो रिलेटेड है पुराने से, तो ये कौन सा हो गया? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कॉन्सेंट्रिक। The new business falls within the scope of general insurance and horizontally related to the existing business। बच्चे रिलेटेड तो है ही है, पर हॉरिजॉन्टल कैसे हुआ? ये रिसेंटली उसका 25 to 30% in last 5 years। Recently a company decided to enter into the business of auto insurance। अच्छा, नया बिजनेस हो गया बाय हैविंग द फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन के साथ कोलैबोरेट। आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी बीइंग फॉलोड बाय स्विफ्ट इंश्योरेंस। पॉलिटिकल वाला क्यों?
कॉन्सेंट्रिक का तो समझ में आ रहा है. न्यू बिजनेस फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड हॉरिजॉन्टली रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस. एक्सपेंशन विल बी एक्सप्लोर्ड. ब्रांड नेम. सिर्फ ये वर्ड मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है इसने क्यों लिख दिया. बाकी तो आपको समझ में आ रहा है. कॉन्सेंट्रिक होगा. Vastralok Limited was started as a textile company to manufacture clothes. Currently, they are in manufacturing of silk cloth. The top management desires to expand the business in the cloth manufacturing. To expand, they decided to purchase more machines to manufacture cotton clothes. पहले वो सिल्क क्लॉथ बना रहे थे, अब वो कौन सा क्लॉथ बना रहे हैं? कॉटन क्लॉथ बना रहे हैं. Horizontally explain, identify the strategy of वो generic, concentric, related. Is currently manufacturing silk cloth. Decided to expand its business cotton clothes. Both the products similar nature के हैं, जिनकी इंडस्ट्री भी सेम है. The strategic diversification that top management Vastralok has opted is concentric. Concentric की तो competitive कैसे हुए? नहीं बच्चे, कॉन्सेंट्रिक ही है. हो गया.